नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने एलआईसी द्वारा अडानी समूह में किए गए निवेश को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार ने अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी के निवेशकों के हितों की अनदेखी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एलआईसी ने सरकार के दबाव में अडानी की कंपनियों में करीब 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे सार्वजनिक धन जोखिम में पड़ गया। पार्टी ने मांग की कि इस निवेश की लोक लेखा समिति यानी पीएससी से जांच कराई जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह मोडानी महाघोटाला है और सरकार एलआईसी की जमा पूंजी का इस्तेमाल अडानी को बचाने के लिए कर रही है। एक बयान में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सवाल उठता है किसके दबाव में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों ने यह तय किया कि उनका काम एक निजी कंपनी को वित्तीय संकट से उबारना है, जो आपराधिक गतिविधियों के गंभीर आरोपों के कारण वित्तीय संकट से जूझ रही है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या यह मोबाइल फोन बैंकिंग का एक सटीक उदाहरण नहीं है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में वित्त मंत्रालय, एलआईसी और नीति आयोग ने मिलकर अडानी समूह को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई थी। रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी ने अडानी की कंपनियों के बॉन्ड और शेयरों में अरबों डॉलर का निवेश किया। विपक्ष ने इसे जनता के पैसे से कॉरपोरेट बचाव अभियान करार दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को झूठा और निराधार बताया है। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एलआईसी के निवेश निर्णय बाहरी दबावों से प्रभावित होते हैं और भारतीय अधिकारियों ने एलआईसी के जरिए अडानी समूह की कंपनियों में लगभग 3.9 अरब डॉलर यानी 32,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना तैयार की थी। एलआईसी ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज या योजना कभी तैयार नहीं की और उसके सभी निवेश निर्णय स्वतंत्र रूप से विस्तृत जांच और बोर्ड की मंजूरी के बाद लिए जाते हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वित्तीय सेवा विभाग या कोई अन्य निकाय इन निर्णयों में शामिल नहीं होता। एलआईसी ने कहा कि रिपोर्ट का उद्देश्य उसकी साख को नुकसान पहुंचाना है, जबकि वह अपने हितधारकों के हित में उच्चतम परिश्रम और पारदर्शिता के मानकों का पालन करती है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण की ढाका सीट से जनता से एनडीए और महागठबंधन दोनों को हराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में एक नया विकल्प मौजूद है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब लालू यादव के डर से मोदी और नीतीश को वोट देने की जरूरत नहीं और मोदी के डर से लालू के लिए केरोसिन तेल बनने की भी कोई मजबूरी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टियां वोट पाने के लिए भाजपा का डर दिखाती हैं, लेकिन मतदाताओं को किसी डर में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप मुस्लिम हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरें और अपने सामने सबसे अच्छा उम्मीदवार चुनें। जनसुराज पार्टी इस बार पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतर रही है। राज्य में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया और बिहार अब बदलाव चाहता है। महागठबंधन एकजुट है और गठबंधन के सभी दलों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया है। उन्होंने महिलाओं, बेरोजगारों और सरकारी नौकरी न पाने वाले परिवारों के लिए योजनाओं का वादा किया। तेजस्वी ने कहा कि पिछली सरकार की घोषणाएं नकली हैं और महागठबंधन के वादे वास्तविक और निष्पक्ष हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था, उद्योग, आईटी और आर्थिक विकास पर जोर दिया और कहा कि वे वादे पूरे करेंगे। तेजस्वी ने जेडीयू और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार का उपयोग सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी प्रचार में शामिल होंगे। तेजस्वी ने भरोसा जताया कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी और वह मुख्यमंत्री बनने के बाद 14 करोड़ बिहार वासियों के लिए काम करेंगे। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नालंदा में एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव फिर बहाल कर दिया है। शाह ने बताया कि यह विश्वविद्यालय पहले कुमार गुप्त ने बनवाया था, लेकिन 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इसे फिर से स्थापित करके नालंदा की विरासत को सम्मान दिया है। अमित शाह ने चुनावी सभा में कहा कि अब एनडीए के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय सुरक्षित है, चाहे 100 बख्तियार खिलजी आ जाएं। उन्होंने बिहार वासियों से एनडीए का समर्थन करने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ
यौन हिंसा की घटना पर पीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है और खिलाड़ियों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करना आवश्यक है। शुक्ला ने बताया कि इंदौर पुलिस ने शिकायत के आधार पर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। बीसीसीआई और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने भी अपनी तरफ से कदम उठाए हैं। पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 78 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में महिलाओं की लज्जा भंग करने और उनका पीछा करने जैसे अपराध शामिल हैं। इंदौर में महिला विश्व कप के दौरान 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। घटना गुरुवार को खजराना रोड के पास हुई, जब दोनों खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से एक कैफे जा रही थीं। एक बाइक सवार व्यक्ति उनका पीछा करने लगा और एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ, जिसके बाद वह भाग गया। खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को संदेश भेजा, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने MIG थाने में FIR दर्ज कर 5 थानों की टीमें गठित की। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान खजराना निवासी अखिल के रूप में हुई, जिसे शुक्रवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। घटना के बाद पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्व कप का आखिरी मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार चर्चा का बड़ा मुद्दा यह है कि क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी दोनों गठबंधनों यानी NDA और महागठबंधन के लिए वोट कटवा पार्टी साबित होगी। 2020 में LJP, RLM और BSP जैसी पार्टियों ने कई सीटों पर उतने वोट हासिल किए थे जो जीत के अंतर से अधिक थे, जिससे दोनों गठबंधनों को नुकसान हुआ था। LJP ने 73 सीटों पर ऐसा असर डाला और सबसे अधिक नुकसान JDU को पहुंचाया था। इस बार जनसुराज पार्टी खासकर युवा, सवर्ण और शहरी मतदाताओं को टारगेट कर रही है, जो आमतौर पर NDA के वोटर माने जाते हैं। इसीलिए जनसुराज का असर NDA पर अधिक पड़ सकता है। हालांकि कुछ सीटों पर इसका असर महागठबंधन को भी झेलना पड़ सकता है, खासकर जहां प्रत्याशी कमजोर है। सोशल मीडिया पर जनसुराज की मजबूत उपस्थिति और युवाओं में लोकप्रियता इसे कई करीबी सीटों पर निर्णायक भूमिका में ला सकती है। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां बीजेपी ने अपने 28 विधायकों की ताकत के बावजूद 32 वोट पाकर एक सीट जीत ली। इससे संभावित क्रॉस वोटिंग के सवाल उठ गए हैं। कुल 4 सीटों पर हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती, जबकि चौथी सीट पर बीजेपी के सत शर्मा ने NC के इमरान नबी डार को हराया। विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिनमें से 2 खाली होने के कारण 88 सदस्य मतदान के योग्य थे। बीजेपी को मिले 4 अतिरिक्त वोटों से संकेत मिलता है कि कुछ स्वतंत्र या विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 3 वोट अमान्य घोषित हुए, जिनमें से 2 NC और 1 कांग्रेस विधायक के बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 3 सीटों की जीत पर खुशी जताई, लेकिन चौथी सीट हारने पर अंतिम क्षणों में निराशा जताई। यह चुनाव अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला राज्यसभा चुनाव था। बीजेपी की जीत ने दिखाया कि वह अभी भी जम्मू क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखती है, जबकि NC ने 3 सीटों से अपनी राजनीतिक बढ़त कायम रखी। महाराष्ट्र के सतारा जिले में सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले ने राजनीतिक और पुलिस दबाव के आरोपों से तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर गुरुवार रात को एक होटल के कमरे में फांसी पर लटकी मिली और उनकी हथेली पर लिखा सुसाइड नोट मिला, जिसमें एक पुलिस अधिकारी पर रेप और एक अन्य व्यक्ति पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप था। नोट में सब इंस्पेक्टर गोपाल बडाने और टेक्नोलॉजिस्ट प्रणब बैंकर के नाम दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डॉक्टर ने एक सांसद और उसके 2 सहायकों पर भी फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव डालने का आरोप लगाया था। सांसद ने कथित रूप से फोन पर उन्हें धमकी दी थी। डॉक्टर के परिवार ने बताया कि वह पिछले साल से राजनीतिक और पुलिस दबाव झेल रही थी और शिकायतों के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और सतारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना से इलाके में गुस्सा और आक्रोश फैल गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच की मांग की है। मनसे नेता गजानन काले ने बताया कि पार्टी ने बेलापुर निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दावा किया गया है कि क्षेत्र में करीब 15,000 डुप्लीकेट और 18,000 फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। मनसे ने मांग की है कि प्रशासन इस मामले की गंभीर जांच करे। गजानन काले ने भाजपा विधायक मंदा
महात्रे की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने मतदाता पंजीकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मनसे ने कहा कि पुलिस विधायक से सबूत जुटाए, भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करे और आपराधिक कार्रवाई शुरू करे। पार्टी ने साफ किया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.